What is art direction? The craft behind the camera. जब पर्दे पर एक कहानी जिंदा होती है, उसकी शुरुआत सिर्फ कैमरे से नहीं, एक ख्याल से होती है। हर शाही महल, हर पुरानी गली, हर घर, हर दीवार और हर छोटी सी चीज एक नई दुनिया रचती है। यही है आर्ट डायरेक्शन, जहां कल्पना को रूप मिलता है और कहानी को एक सोल यानी रूह। क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ सीन नहीं बनते, पूरी दुनिया बसाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम हारिस उमर खान है और मैं बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर का काम करता हूं और पिछले 39 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मैंने किए, काफ़ी काम किया है। तो अगर आपको मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com, आप इस पे जाके जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रोजेक्ट किया, डिटेल्स में है इसमें। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा हमने उसमें ज़्यादा डाला नहीं है एडवर्टाइजिंग में। साथ ही आपको मुझसे अगर कोई सवाल पूछना, मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझे ट्विटर अकाउंट, जो मेरा एक्स अकाउंट है, @HUSDQAN, इस पे आप इसे आप फॉलो करें और मुझसे सवाल जवाब करें, मेरे सेट के बारे में पूछें, मेरे बारे में पूछें, या और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी शिक्षा जो हुई है वो मुंबई में हुई। मैं एज ए डॉक्यूमेंट पास आउट हूँ। साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक है बॉम्बे में, बाईकल्ला में, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट का कोर्स किया है। उसके साथ ही पैरेलल मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने काम सीखा है। हमारे गुरु हैं नीतीश राव, जिनके साथ काफ़ी साल मैंने गुजारा। उसके बाद फिर मैं नितिन देसाई के साथ 3 साल रहा हूँ और यहाँ से मैंने काम सीखा है। एक प्रोडक्शन डिजाइनर क्या होता है? प्रोडक्शन डिजाइनर जब स्क्रिप्ट आती है उसको पढ़ के वो उसकी जो विजुअल दुनिया है फिल्म की, उसे डिज़ाइन करता है और उसे क्रिएट करता है। प्रोडक्शन डिजाइनर जो है वो बहुत सारे लोग आर्ट कॉलेज से आते हैं, फाइन आर्ट करके आते हैं, इंटीरियर करके आते हैं, आर्किटेक्चर करके आते हैं और बहुत से प्रैक्टिकल सीखते हैं। ये तो अभी हम खाली स्क्रिप्ट पढ़ के जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो इसमें हम फिर अपना एक मार्किंग करते हैं या नोट बनाते हैं। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि जब मेरी टीम जुड़ जाती है इसी दौरान, तो मैं उनके साथ बैठ के हर सीन पे डिस्कशन करते हैं। हम हर सीन को बाइफरकेट करते हैं, बाइफरकेट करके उस सीन का जो सीन का जो इमोशन है या टोन है उसे डिसाइड करते हैं, उसे लिखते हैं कि सीन हैप्पी है तो क्या क्या हम डाल सकते हैं। हैप्पी में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बर्थडे है किसी का या कोई फेस्टिवल है या फिर ऐसे ही हैप्पी कुछ सीन है, कुछ खुश है, कुछ ये है, तो कुछ एक ऐसा कुछ प्रॉप या ऐसा कुछ एक्शन प्रॉप आप उन्हें दे सकते हैं। सीन जो है रोमांटिक है तो रोमांटिक के हिसाब से आप कर सकते हैं, रोमांटिक में क्या क्या चीज़ें दे सकती हैं। उसके बाद सीन जो सैड है तो सैड भी सीन हो जाती है। सैड अगर सीन सैड है तो सैड के हिसाब से ये सीन टेंस भी हो जाती है कभी कभी। टेंस में फिर आप उस हिसाब से कुछ प्रॉप दीजिए जो कि उस पर डायरेक्टर कुछ खेल सके। फियरफुल है, फियर है तो आपको उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉप या किसी न किसी तरीके से या कुछ ना कुछ एक एक्शन देना पड़ेगा जिससे कि फियर का इमोशन निकल सके। सीन मिस्ट्री है तो उसमें भी आपको कोई फ्रेम हो गई या कोई दरवाज़ा हो गया, कोई खिड़की हो गई, कुछ ऐसा एक देना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पे ये पता चले कि ये सीन मिस्ट्री है। और सीन एक्शन है तो एक्शन में तो आपको आराम से कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि एक्शन में ज़्यादा कंटिन्यूटी वगैरह का, ज़्यादा रियलिस्टिक का कोई ध्यान मतलब लोग रखते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि वो सब एक लिबर्टी ली जाती है। इसके बाद जो है हम जो करते हैं वो ये रहता है कि क्योंकि जो अभी तक हमने इतना सब
डिटेल में निकाला है और मार्किंग करी है, नोट डाउन करा है। तो अब हम जो है, क्योंकि हम बहुत ही करीब हो गए हैं मूड बोर्ड बनाने के और रेफरेंसिंग करने के, तो अब जो है ये जो हम करेंगे इसमें हम ये करेंगे कि हम अब जो है उसको हर चीज़ों को मूड बोर्ड और रेफरेंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके लिए हम जो है कलर स्कीम जो है, कलर पैलेट बनाएंगे। कलर पैलेट में हर कैरेक्टर का कलर पैलेट अलग हो सकता है, हर घर का कलर पैलेट अलग हो सकता है। अपना ये फ्रेम वाइज आप कलर पैलेट दीजिए, क्योंकि फ्रेम वाइज मतलब एक आपका जो एक पेज है उसमें कलर पैलेट आप दीजिए। उसके बाद जो है हम लाइटिंग का जो है रेफरेंसिंग करेंगे। लाइट सोर्स में हम क्या क्या लाइट दे रहे हैं, पेडेस्टल दे रहे हैं, हैंगिंग दे रहे हैं, वॉल का पिक्चर दे रहे हैं या कोई झूमर दे रहे हैं, तो और कहाँ दे रहे हैं, किस एंगल में दे रहे हैं, तो वो भी क्योंकि ये लाइटिंग का आपका जो सोर्सिंग है, आपका जो पिक्चर्स हैं, उसके हिसाब से फिर जो है सिनेमाटोग्राफी भी अपना सोर्स बनाता है, लाइटिंग सोर्स बनाता है। टेक्सचर क्या है, वॉल का टेक्सचर क्या है, फैब्रिक का टेक्सचर क्या है, फैब्रिक में सोफे के कपड़े का टेक्सचर क्या है, कर्टन का क्या टेक्सचर है, उसके बाद जो आपके कुशन रहेंगे उसका क्या टेक्सचर है। अगर कोई चीज़ आपको वॉल पे हैंग कर रहे हैं या क्लॉथ हैंगर पे हैंग कर रहे हैं, तो उन कपड़ों का या उन चीज़ों का टेक्सचर क्या रहेगा, बेडशीट का टेक्सचर क्या रहेगा, फिर आपका बेड कवर का टेक्सचर क्या रहेगा, ब्लैंकेट का टेक्सचर क्या रहेगा, वॉल का है, एक्सटीरियर में वॉल का टेक्सचर क्या रहेगा। ये सब चीज़ें आप उसमें रेफरेंसिंग और मूड बोर्ड में आपको करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात स्पेस क्या है, किस स्पेस में कहानी कही जा रही है, तो वो जरूरी है कि स्पेस सबसे ज़रूरी है। स्पेस में लिविंग रूम में वो स्टडी में बैठा हुआ है या फिर विंडो के पास बैठा हुआ या फिर वो डिनर कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आप पढ़ते वक्त बड़ा ध्यान देना पड़ता है और आपको इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब आप सेट ड्रेसिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर पूरा सब डिटेल निकाल लिया, अब आपकी सेट ड्रेसिंग के जो रेफरेंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, उसका आप कुछ ना कुछ रेफरेंसिंग करिए। अब जब आप विजुअल रेफरेंस निकालेंगे, इसके बाद आपको विजुअल रेफरेंस निकालना पड़ेगा। तो विजुअल रेफरेंस में आप उस घर का सबसे पहले तो आर्किटेक्चर जो है वो क्या रहेगा, आर्किटेक्चर में स्टोन आर्किटेक्चर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है, या यूपी का है या बिहार का है या फिर आपका दिल्ली का है या साउथ का है या किसी हिल स्टेशन का है। तो आर्किटेक्चर भी यहाँ पे आपको अपनी रेफरेंसिंग में ऐड करना होगा, क्योंकि वो आप उसी हिसाब से रेफरेंस करेंगे। इंटीरियर पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको इनसे रेफरेंस में, क्योंकि आपको भाई मेरा ये कॉर्नर ऐसा दिखेगा, मेरी एंट्री ऐसे दिखेगी, मेरा ये जो डाइनिंग टेबल है वो 3 ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कुछ दिखेगा, मेरा किचन का जो ओपनिंग है, किचन का डोर है, मेरे लिविंग रूम से किचन इतना दिखेगा। तो ये डिज़ाइनिंग जो इंटीरियर डिज़ाइन है ये भी होता है। अब भाई अब आ गई बात एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर में स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट में लाइट पोल ऐसे रहेंगे, नया अपना दुकानों के बोर्ड ऐसे रहेंगे, वॉल स्काई ब्रेक करने के लिए मैं बैनर्स ऐसे लगाऊंगा, ये बैनर लगाऊंगा, यहाँ पे वॉल को ब्रेक करने के लिए मैं किसी गवर्नमेंट स्लोगन को लिखूंगा या किसी कोई बड़ा पोस्टर चिपकाऊंगा। अगर बार्बर की शॉप है तो बार्बर की शॉप के बाहर मैं एक बेंच रखूंगा या 4 हेयर स्टाइल के फोटो लगाऊंगा। टी स्टॉल है तो टी स्टॉल के बाहर मेरा कैसा रहेगा। तो ये सब स्ट्रीट की डिज़ाइनिंग में आ जाता है। इसके बाद जो है आपका फर्नीचर जो है, फर्नीचर भी उसकी रेफरेंसिंग अलग अलग आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जितना आप डायरेक्टर को दिखा के ओके करा लेंगे तो उतना आपको शूटिंग के दौरान बड़ी राहत मिलती है और आप आराम से फ्रेम देख के अपना काम कर सकते हैं। तो फर्नीचर भी कंटेम्प्रेरी है या फिर पीरियड है या फिर
अभी का है या फिर आज से 10 साल पुराना है। तो फर्नीचर की भी आप उसी हिसाब से रेफरेंसिंग करिए, व्हीकल की रेफरेंसिंग करिए कि मेरा ये व्हीकल रहेगा, उस पीरियड में मेरा जो कैरेक्टर है वो इस व्हीकल से जा रहा है। साइकिल है तो साइकिल कैसी रहेगी, स्कूटर है तो स्कूटर कौन सा रहेगा, बाइक है तो बाइक कौन सी रहेगी, बस है तो बस का टाइप, क्योंकि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। मेरी एक फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उसका नाम है अपना चिड़ी बल्ला, जिसके लिए मुझे साउथ अमेरिका में बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर का अवार्ड भी मिला। वो पीरियड थी से 1974 की कहानी थी, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि अब सब कुछ मॉडर्न हो गया और हम ज़्यादातर फिल्म का बजट कम होने से रियल लोकेशन पे करते हैं, तो ड्रेसिंग अप में हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। तो ये सब चीज़ें जब आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके टीम के सभी मेंबर को पता है कि अरे यार वो उस वक्त तो नहीं था यहाँ पे, ये बोर्ड ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता है, तो उसको कवर अप करेंगे या फिर उसकी जगह हम दूसरा बोर्ड बनाएंगे या दूसरा कुछ क्रिएट करेंगे। तो साइनेज कैसे होते हैं उस वक्त के पीरियड के हैं तो अभी के हैं, या साइनेज का मतलब यहाँ पे घर के बाहर नेम प्लेट कैसे लगेगी, क्योंकि नेम प्लेट में भी बहुत तरीके होते हैं। आपका नेम प्लेट आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मिडिल क्लास है तो उसका नॉर्मल रहेगा, अगर वो सुपर रिच है, बहुत रिच है, तो उसका उस हिसाब से रहेगा। साइनेज में फिर आपके बैनर भी आ गए, आपके दुकान के पोस्टर भी आ गए, बस स्टैंड का भी आ गया, बसों पे क्या लिखा होता है ये सब आ जाता है। कलर पैलेट, अब वो जैसे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया, कलर पैलेट, तो कलर पैलेट बहुत मायने रखती है, क्योंकि कलर पैलेट जब आप बनाएंगे, अब यहाँ पे आप मूड बोर्ड में जब या रेफरेंस में जब आप बना रहे हैं तो हर घर का एक कलर पैलेट आप अलग बनाइए, हर पेज बनाइए, मतलब एक घर के 3 पेज या 4 पेज आप मूड बोर्ड में बनाइए और उसमें कलर पैलेट भी दीजिए, लाइटिंग सोर्स भी दीजिए, प्रॉप के रेफरेंस भी दीजिए। अगर 5 पेज होते हैं कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जितना आप डिटेल में काम करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। लोकल कल्चर जो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था ऊपर, ये लोकल कल्चर क्या है, हिमाचल का है या साउथ का है या फिर यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं उसकी रेफरेंसिंग करिए, उसका मायने इमेज रखिए। उसके इमेज नहीं तो आप उसको जॉट डाउन करके कि भाई ये सीन में ये चीज़ जा सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐड हो सकती है तो उसको लिख के रखिए, तो वो सीन में नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे ये पीछे से ये पास हो रहा है, तो वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जब आप डिस्कशन करेंगे डायरेक्टर के साथ तो आप डायरेक्टर को वो चीज़ें बता सकते हैं। टेक्सचर मैंने बीच में ऊपर भी डिस्कस किया कि टेक्सचर की आप फिजिकल रेफरेंस रहिए। अगर कपड़ा है तो आप कोशिश ये करिए कि कपड़े की ये कटिंग लाइए, सोफे के कपड़े की कटिंग अलग लाइए, कर्टन के कपड़े की कटिंग अलग लाइए, लेदर है सोफा तो उसकी कटिंग लाइए, बेडशीट की आप कटिंग लाइए, कटिंग नहीं तो आप दुकान वाले से ला के उसका इमेज है या फिर उसका, क्योंकि अगर उनके बॉक्स पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है, वो चीज़ें आप ला सकते हैं। सनमाई का है तो इसके कैटलॉग भी आते हैं, आपको हर चीज़ के टेक्सचर के कैटलॉग भी मिलते हैं, जिसमें कपड़े के कैटलॉग मिलते हैं, आपको कारपेट के कैटलॉग मिलते हैं, कर्टन के मिलते हैं, सोफा कवर के कैटलॉग मिलते हैं, जिसमें कपड़ा फिजिकल चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप साथ में कैरी करिए। और ज़रूरत है तो आर्टवर्क भी बनाइए, क्योंकि आपने जब इतना काम कर लिया है ऊपर से तो आप एक आर्टवर्क भी बना लेंगे तो बहुत बेटर होएगा, क्योंकि आर्टवर्क में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। आर्टवर्क से मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक रफ आप प्लान बना लीजिए, एक रफ एलिवेशन वॉल का बना लीजिए, पेंसिल में बनाइए, जरूरी नहीं फाइनल करिए, आप इसको लाइन आर्टवर्क में बना लीजिए। तो उससे क्या है कि एक रफ आइडिया लग जाती है कि नहीं यार ये मेरी वॉल है तो मेरा ये दरवाज़ा यहाँ से मेरा कैरेक्टर यहाँ निकलेगा, यहाँ जाके खड़ा होगा, यहाँ पीछे जब मेरी एक फ्रेम लगी हुई है, तो ये आर्टवर्क भी बना लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ जब आप क्योंकि अब आपका मेरे हिसाब से मैं जो यहाँ तक काम करता हूँ तो अब मेरा इसके बाद बचता है तो सिर्फ प्रेजेंटेशन।
डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को और उनकी टेक्निकल टीम को। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट और जो भी मैंने जॉट डाउन किया है, जो भी रेफरेंस निकाली है, उन सब को मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है डिटेल वाइज करके और अपनी पूरी तैयारी करके फिर मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। अब सपोज कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गई डायरेक्टर के टाइम की, तो कोशिश ये करिए कि डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी रहे, या प्रोड्यूसर ना हो तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव में भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, क्रिएटिव हेड हो, साथ ही डायरेक्शन की टीम हो। डायरेक्शन की टीम में उनका होना जरूरी है, क्योंकि बाद में आपको उन्हीं से फेस करना है। और डीओपी हो, डीओपी अगर नहीं है फर्स्ट मीटिंग में तो एटलीस्ट उसका एसोसिएट हो। तो अब जब आपने अपना मूड बोर्ड और ये सब क्या बोलते हैं प्रॉप लिस्ट, ये सब आपने बना के लिया है और आर्टवर्क वगैरह बना के लिया, अब उनको प्रेजेंट कीजिए। आप अपनी जो इमेजिनेशन है वो उन्हें प्रेजेंट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका जो आपने इमेजिन किया है, जो आपने रेफरेंस किया वो 100% मैच हो, लेकिन जरूर है कि भाई 40% या 60% या 80% आपका मैच होगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट करता है। तो आपने उनको सब कुछ दिखाया। इसमें इसी दौरान आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपकी फिल्म की कहानी जो है वो आपकी फिल्म का विज़न क्या है, क्योंकि विज़न अगर आपको पता चल गया तो आप अब यहाँ पे मतलब आप कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन आप जो है एक अपना नोट बना सकते हैं अपने असिस्टेंट को। यहाँ पे आप अपना नोट बना सकते हैं, अपने असिस्टेंट को बोलिए कि वो नोट बनाता रहे कि फिल्म का विज़न क्या है। डायरेक्टर आपको बोलेगा कि मेरा ये विज़न है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो आप नोट बनाइए। उसके बाद आप जैसे है कि सर ये फिल्म रियलिस्टिक है या फिर सिनेमैटिक है, तो इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि रियलिस्टिक है तो आप उस एरिया में उस पीरियड में जाके रेफरेंस कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। सिनेमैटिक है तो सिनेमैटिक में भी थोड़ी लिबर्टी लोग लेते ही लेते हैं, तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है और बल्कि आसान हो जाता है। तो सर फिल्म किस पीरियड से है वो आप पूछे तो वो आपको वो भी बताएंगे कि सर मैं ये फिल्म का पीरियड है और ये चीज़ें हैं, मैं फिल्म को ऐसे देख रहा हूँ, वैसे देख रहा हूँ। उसके बाद फिल्म कैमरा मूवमेंट आपका क्या रहेगा, वो जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर पे, लिविंग रूम पे, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर लिविंग रूम में आपका कैमरा मूवमेंट का कैमरा प्लेसिंग क्या है। तो आप उस हिसाब से अपने डिज़ाइन को या अपने सेटअप को चेंज कर सकते हैं। बाहर एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर में आप देखिए कि जो आपने इमेजिन किया है उसके हिसाब से क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। फिल्म जो है फिल्म का कलर पैलेट क्या है, क्योंकि वो भी अपना एक कलर पैलेट, अपना एक रेफरेंस वगैरह बना के तैयार रहते हैं, क्योंकि हमसे काफ़ी पहले एक डायरेक्टर कम से कम 2 साल 1 साल पहले से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, उसकी टीम काम कर रही होती, तो उनका भी अपना एक मूड बोर्ड बना होता है, उनका भी एक अपना रेफरेंस होता है, उनका भी अपना एक कलर पैलेट होता है। अब ये जो कलर पैलेट है ये आपकी विजन से, डायरेक्टर की विजन से और डीओपी के विजन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि डीओपी की टीम भी जब अगली बार आप बैठेंगे मीटिंग करेंगे तो वो भी कलर पैलेट में कुछ ना कुछ चेंजेस कराएंगे। तो ये कलर पैलेट डायरेक्टर का आप ले लीजिए, रेफरेंस आप ले लीजिए। इसमें ये भी मतलब सीन वाइज जब आप चल रहे हैं तो सर ये प्रैक्टिकल सेट है, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सेट है, वो बोलेगा नहीं ये प्रैक्टिकल सेट नहीं है, ये हम रियल लोकेशन पर करेंगे, या फिर वो बोलेगा नहीं ये रियल लोकेशन नहीं, हम पूरा सेट लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगर थोड़ा जब तक आप थोड़ा सा उससे मतलब फ्री हो गए हैं तो बातों बातों में तो आप पूछे सर आपको किस फिल्म ने इंस्पायर किया या किस बुक ने इंस्पायर किया है, या ये कहाँ पे कौन सी कहानी है, किस क्षेत्र की कहानी है। तो थोड़ा सा बुरा लगने वाली बात है, लेकिन ये है कि अगर ये आपको पता चल जाता है तो आपकी इमेजिनेशन, आपका विजन और आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि आप फिर वो रेफरेंस और वो एक्सीडेंट या फिर वो बुक पढ़ के आप अपने आप को पूरी तैयारी के साथ कर सकते हैं। इसमें जो है अब इसके बाद जो है आप जो है
मतलब नॉर्मली यहाँ तक तो लोग क्लियर हो ही जाते हैं हर चीज़ों में, लेकिन फिर भी अगर आप इस मीटिंग में एक बजट की बात कर लें, क्योंकि देखिए सब कुछ आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो विजन है, वो अल्टीमेटली आके बजट पे ही डिपेंड होगा। तो अगर आपको इस वक्त ही पहली मीटिंग में ही आपको बजट पता चल जाए फिल्म का, कि फिल्म का इन द सेंस कि आर्ट के ऊपर क्या बजट है, और आर्ट में भी सेटअप पे और प्रॉप पे आपका क्या बजट है, और आपका जो आर्ट क्रू है, मतलब प्रोडक्शन डिजाइनर की जो क्रू है, उस पे क्या बजट है, उसका क्या बजट है। तो उसमें आप बहुत ही क्लियर होते हैं और आप उस हिसाब से इमेजिन करते हैं, उस हिसाब से हर चीज़ों को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको ही पूरा प्रोजेक्ट बजट में करना होता है। तो अगर आर्ट का बजट और प्रॉप का बजट आपको नहीं पता होगा तो आपकी इमेजिनेशन तो बहुत होती है, तो उससे ओवर बजट जाता है। तो ओवर बजट ज़्यादा ना जाए वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है और ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रोसेस की बात यहाँ ही तक करूँगा। अब आपको आगे जब आपको सब पता चल गया है कि आपके पास डायरेक्टर के भी मूड बोर्ड आ गए हैं, रेफरेंस आ गए हैं, आपका भी मूड बोर्ड है, आपका भी रेफरेंस है, तो अब आप अपना फिर से चलिए और आगे आप अपना पूरा डिटेल में काम कीजिए, क्योंकि अब आपका असली काम शुरू हुआ है। तो वो जो प्रोसेस है वो मैं अब आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे। अब जैसे कि मैं नॉर्मली कोशिश ये रहती है कुछ एपिसोड में कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो यहाँ पे मैं आपसे मतलब शेयर करना चाहूँगा। हमारी फिल्म थी जो डोर थी नागेश कपूर सर की, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हमने सेट लगाया था पूरा जो है। तो नॉर्मली अब आप जब रैकी करते हैं डीओपी के साथ और डायरेक्टर के साथ, पूरी यूनिट, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, लोकेशन रैकी के वक्त, क्योंकि लोकेशन रैकी के कई प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप अब लोकेशन मैनेजर आ गए, पहले लोकेशन मैनेजर नहीं होते, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और आप एज ए पीडी या आप दोनों जन लोकेशन रैकी करते हैं, उसमें 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन निकालते हैं और फिर आप आ जाते हैं, और उसके बाद डायरेक्टर वो विजुअल देख के आपको उसमें से 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन विजिट करने की बात करता है। अब जब आप सेकंड टाइम जा रहे होते हैं तो आपकी टीम में से आप हो सके तो अपना किसी असिस्टेंट को ले लीजिए या अपने डायरेक्टर को ले लीजिए। तो आपके 2 जन, आप लोग 2 जन हो गए, और उसके बाद वो टीम जो भी टीम होती है, अब जब वो 2 लोकेशन जो हमने शॉर्टलिस्ट करी थी या डायरेक्टर ने शॉर्टलिस्ट करी थी, हम वो दोनों लोकेशन विजिट करते हैं और उसमें से एक चीज़ फाइनल होती है। अब फाइनल हो गई तो नॉर्मली क्या था कि डोर जो फिल्म थी वो रेगिस्तान में थी, तो रेगिस्तान में आप मार्किंग कैसे करेंगे, क्योंकि सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं। आप अगर आज जाएंगे तो आज वहाँ पे सैंड है, कल उसमें वहाँ पे ड्यून नहीं रहेगा, सैंड रहेगी लेकिन ड्यून नहीं रहेगा। तो अब वो मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ राजस्थान में, तो मुझे ये चीज़ पता थी। तो मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि भैया यहाँ पे एक बांस लेके और गाड़ दे। तो वो गया और उसने मतलब ढूंढ डाल के 3-4 फीट का बांस लाके, लकड़ी लाके गाड़ दी। अब 3-4 फीट तो सैंडी आ जाती है, लेकिन उसने, एक बेवकूफ़ ने ये काम किया कि वो लोकल कोई बच्चा था, उसको उसने वहाँ खड़ा कर दिया। बोल दिया कि भैया ये जरा संभालना, अगर गिरे तो इसे खड़ा कर देना, या इसे डूबने लगे तो इसको ऊपर कर देना। अब हम क्योंकि जब रैकी हो जाती है, सब लोकेशन लॉक हो जाती है, तो हम दूसरे दिन फिर मैं अपनी टीम के साथ विजिट करता हूँ और फिर हम अपनी प्लानिंग उस लोकेशन के हिसाब से करते हैं कि हम ये हमारे घर यहाँ होगा, ये विलेज होगी, ये होगा, जो हम डिस्कस कर चुके होते हैं डायरेक्टर के साथ रैकी करते वक्त, उसको हम फिर फाइनल मार्किंग करने के लिए हम दूसरे दिन या तीसरे दिन जाते हैं। तो जब मैं दूसरे दिन हम जब गए तो बच्चा देखा तो धूप में वहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने बोला भैया बेटा आप ये क्यों खड़े हुए हैं? तो हमने लकड़ी लगाई थी। बोला नहीं सर, ये लकड़ी गिर रही थी बार बार, तो इसलिए मैं खड़ा था। और
बोले भैया ने जो मेरा असिस्टेंट था उसको बोला, भैया ने बोला था कि 10 रुपए दूंगा इसलिए मैं खड़ा हूँ। तो मुझे बुरा लगा क्योंकि 10 रुपए के लिए एक बच्चा धूप में खड़ा हुआ था। तो कई तकलीफें, प्रैक्टिकल तकलीफें आती हैं। उसी फिल्म के दौरान हमें सेट लगाते वक्त वहाँ पे पानी की समस्या थी। सैंड डून्स में आप पानी कहाँ से ले आएंगे, गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर भी सैंड डून में फंसती है। तो ये सब चीज़ें तकलीफ होती है, आपके पैर घुटनों तक घुस जाते हैं और उसमें चमड़ी जल जाती है। दीज आर द थिंग जो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको उसको फेस करना पड़ता है। खैर हमने वो सेट लगाया, अगर आप देखेंगे तो जो रेगिस्तान में घर है उसका वो हमने वहाँ पे लगाया हुआ। जो आशा का घर है वो तो कह रहे हवेली है, लेकिन जब वो जाती है मंदिर तो मंदिर का सेट लगाया हुआ है हमने। वहाँ पेड़ है क्योंकि वो पेड़ बहुत ज़रूरी था, उस पेड़ का कैरेक्टर था उस मंदिर में, क्योंकि डून्स में पेड़ नहीं होते हैं। और वो मंदिर के साथ इतना इनकॉर्पोरेट हो गया कि लोग रियल समझने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप आर्ट डायरेक्शन में इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ ये पेड़ है तो मैं यहीं सेट लगाऊं तो एक अच्छा लगेगा। और हमने जब आप खाटू श्याम बाबा जी की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ छोटे मंदिरों पे बड़े बड़े पेड़ों पे बहुत सारे भगवा करके के झंडे लगे होते हैं। वो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी और उस चीज़ को हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। तो बाकी जो है हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि पूरा जो है अब जो सीन वाइज, डिटेल वाइज क्या क्या चीज़ें आपको जॉट डाउन करनी, कैसे आपको बनाना है, ये सब चीज़ें हम आगे के एपिसोड में बातें करेंगे। और बहुत सारे मैं रेफरेंस शेयर करूँगा, बहुत सारी फाइल शेयर करूँगा जो आप मेरे कमेंट में पिन किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मूड बोर्ड में शेयर करूँगा, अगर आपको चाहिए तो कुछ मेरी फिल्मों के मूड बोर्ड में आपसे शेयर कर सकता हूँ। आपसे यही कहूँगा कि इसे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करिए कि जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहूँगा। आप कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, भले अपने प्रोजेक्ट के लिए या मैं बहुत सारे और भी डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट करता हूँ, तो उस दौरान मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं लोगों से मिलता हूँ। जैसे रिसेंटली मैं लखनऊ आर्ट कॉलेज के लोगों से मिला था। तो बीच में मैं उड़ीसा में था, बहुत छोटा सा शहर है झारसुगुड़ा, और वहाँ पे मैं कुछ आर्टिस्टों से मिला था जो वहाँ से मुझसे मिलने रांची से आए थे। तो और आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com। आप इस पे विजिट कर सकते हैं, मेरे बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरा ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट @HUSDQAN यहाँ लिखा हुआ, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज का टास्क ये रहेगा कि आपको इंडियन फिल्मों में कौन सी फिल्म जो है ज़्यादा प्रभावित करती है प्रोडक्शन डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन की कला को लेकर। यहाँ मैं ऐसी फिल्मों की बात नहीं करूँगा जहाँ पे VFX यूज़ हुआ हो। जो प्रैक्टिकल सेट लगे हैं उस हिसाब से आप मुझे बताइए कि पहले से लेकर अभी तक कौन सी ऐसी इंडियन फिल्म है जिसमें आप कला को लेकर, कला के काम को लेकर काफ़ी मानते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और जो पिछले एपिसोड का क्वेश्चन था वो फिल्म थी मंथन, और उसे बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया था, श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। और वो जो हमारे मिल्क रिवॉल्यूशन के ऊपर वो फिल्म बनी थी। धन्यवाद। फिल्म सिर्फ एक्टर से नहीं बनती और ना ही सिर्फ कैमरे से। एक फिल्म तब जिंदा होती है जब उसकी दुनिया सच लगती है। हर दीवार, हर दरवाजा, हर रंग और हर खामोशी एक कहानी कहते हैं। इसी दुनिया को सोचना, बनाना और पर्दे पर जिंदा करना ही आर्ट डायरेक्शन है।